प्रस्तुत किया है कि संगीत सीखने की उम्र कभी भी खत्म नहीं होती है। सलीम जी, आप मंच पर आएं तो हम बच्चों उपस्थित हैं, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। सबसे पहले डॉक्टर सरवरी बनर्जी जी को मैं बुलाना चाहूँगा कि वो आवें और हमारे बच्चों को भी सर्टिफिकेट दें। देखिए सभी लोग थोड़ा साथ आइए प्लीज। सर आइए सर, सब लोग साथ आ जाए। संगीत से लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत की वह विशेषता है, कलाकारों को बार बार भारतीय संगीत की महानता को स्वीकारा है। जॉर्ज हैरिसन जो उनके मित्र थे, वे भारतीय संगीत की गहराई से इतने प्रभावित हुए कि बाद में पंडित रविशंकर के शिष्य बन गए। और जब वो पंडित रविशंकर से सीखते थे तो पंडित रविशंकर ऊंचे आसन पर बैठते थे, जॉर्ज हैरिसन नीचे दरी पर बैठते थे और उनका पैर छूकर फिर सीखना शुरू करते थे। ये भारतीय संगीत की महानता है जिससे हम और हमारे बच्चे दिन पर दिन अनजान होते जा रहे हैं। इसीलिए भारतीय संगीत का जीवन में क्या महत्व है, इस विषय को सलीम जी ने चुना है आज के सेमिनार के लिए। तो सबसे पहले मैं नीरज जी को आमंत्रित करता हूं कि संक्षेप में अपनी बात यहाँ रखें। मंच पर बैठे सभी साथियों को और सामने बैठे सभी दो भाई बंधुओं को आज की चांद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप हम सब समझते हैं कि म्यूजिक और कला की अलग ही पहचान है। यदि हर चीज़ म्यूजिक से जुड़ी हुई है, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। आज के टाइम में चाहे सबसे पहले बच्चा जो 6 महीने का बच्चा यदि वो सीखता है तो म्यूजिक के थ्रू सीखता है। 6 महीने के बच्चे से कला से मतलब ये कि मोबाइल दे दो तो उसे म्यूजिक ही समझ में आता है कि म्यूजिक है क्या। इसलिए इस म्यूजिक की कला के बिना आज हम सब अधूरे हैं। कहीं ना कहीं हमें म्यूजिक से, भारतीय संस्कृति से जुड़ा रहना बहुत ही जरूरी है। मैं सलीम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने ऐसे मंच समय समय पर तैयार करते रहते हैं और हमें भारतीय संस्कृति की याद दिलाते रहते हैं। नमस्कार। अंग्रेजी में एक शब्द है शॉर्ट एंड स्वीट, वो नीरज जी से हमें अनुभव मिला। और अब मैं दयानंद जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। हमारे फिरदौस साहब को मैं नमन करता हूँ। इनकी बदौलत ये संस्था दर्पण पूंजी की सोसाइटी आज सलीम जी चला रहे हैं। तो आज मुझे मौका दिया है। वैसे मैं सामने की कतार में बैठता हूँ और आप सब लोगों को अपने कैमरे में कैच करता हूँ। तो आज का जो सब्जेक्ट है मानव जीवन में संगीत का महत्व, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसा विजय शंकर जी ने बताया कि आज संगीत
हमारे हॉल को देखकर ही पता चलता है कि हम लोग कितनी रुचि लेते हैं। अगर पंकज राज या किसी बड़े उसमें रॉक संगीत होता तो सड़क पर भी डांस कर रहे होते, जैसा नीरज जी ने कहा कि एक बच्चा भी संगीत को सुन के खुश होता है मोबाइल पर, तो ऐसे ही संगीत है। जैसे पेड़ों की सरसराहट, नालों की प्रवाही ध्वनि, चिड़ियों का चहचहाना, और यहाँ तक उसने अपना पहला संगीत वाद्य यंत्र घास एवं सरकंडों के डंटलों और खोखले बांस से बनाया। यही देहाती संगीत उपकरण आगे चलकर आधुनिक उपकरणों में परिवर्तित हो गए। भोजन ने गीतों को गानों का जन्म दिया। संसार के प्राचीनतम गीत लोक संगीत की उपज है। में हड़प्पन या मोहनजोदारो कल्चर जो सिविलाइजेशन है, आप सब बच्चे पढ़ते हैं और बड़े भी उस पर बहुत शोध कार्य करते हैं। तो हड़प्पन मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के टाइम पर भी क्या होता है कि संगीत तब से था, हमारे देश में था। हम जो वैदिक सामवेद संहिता पढ़ते हैं उससे हमको ये जानकारी मिलती है कि कुछ मंत्रों का उच्चारण होता था। अब हमारे पास ऐसा एविडेंस तो कुछ है नहीं, क्योंकि उस समय कोई इलेक्ट्रॉनिकली या रिकॉर्डिंग सिस्टम था नहीं। जो हमारे पुस्तकों में लिखी गई है और जो गुरुमुखी विद्या से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को आई है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को आई है, तो ये सब हमें अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा था उस समय। और उसी को सोचिए, इतने साल हो गए हैं, 4000 साल है या 5000 साल है, उसका भी हमें एग्जैक्टली हम इस दिन तिथि को तय नहीं कर पाते हैं। पर आप सोच सकते हैं कि संगीत की परंपरा कब से चली आ रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? हमारी प्रकृति में संगीत विद्यमान है। संगीत हमारी प्रकृति के हर कण में, कहते हैं ना, एक बांस के वन में चले गए, बांस जहाँ पे है और वहां से जो हवा गुजर रही है उससे कुछ कुछ अलग अलग ध्वनियां आ रही है कानों में। तो इसीलिए बांसुरी का जन्म हो गया उस बांस से जो छिद्र हैं उसमें से हवा आई और अलग अलग ध्वनियां कानों को मनमोहक लगी, और बांसुरी जब बोल पड़ी तो सब वो संगीत बन गया। बृहदेशी में मतंग मुनि जी ने क्या बोला है? जो कानों को प्रिय लगे वो ही संगीत है। यही संगीत है, यही मधुर ध्वनि है जो कि हमारे भारतवर्ष के परिवेश में शुरुआत से ही है, और इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। हम किसी भी काल की बात कर लें, चाहे हमारे यहाँ मुगल आए, चाहे हमारे यहाँ अंग्रेज आए, संगीत हमेशा ही रहा। मुगलों ने अपने दरबार में संगीत का प्रचार प्रसार किया और दक्षिण भारत में मंदिरों में इसका प्रचार प्रसार हुआ, कई नाट्यशालाएं हुई। उसके बाद क्या हुआ, जब कोर्ट में या जब हमने मुगलों द्वारा जिस तरह का संगीत का या संगीत में विद्यमान है गायन, नृत्य और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्र, इन सभी का समन्वय जब हमने दरबारों में देखा, उसके बाद क्या हुआ, घराना हुए। क्योंकि विशिष्ट स्वर समुदाय, बहुत बड़े लोगों ने इस घराने को बनाया, और सोचिए ब्रिटिशर्स भी इसको मार नहीं पाए, उन्होंने इसको संजो के रखा। को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूली स्तर पर संगीत, कला, हस्तकला उत्कृष्ट तरह से पालन की जानी चाहिए। इसका समावेश होना चाहिए हमारी परंपरा में, और हमें इसको जब तक इसको आदर्श और संतुलित करके आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारे स्कूली शिक्षा या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी की शिक्षा संपूर्ण नहीं हो पाएगी। तो इस पर जरूर हम काम करें। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, हमारे बहुत से कलाकार हैं
जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते जो है ना, उनको हम ज़्यादातर ऐसे दुकानों में ही रहने देते हैं। उस पुराने दुकान में जहाँ वो पसीने से लथकर वो उस वाद्य यंत्र को बना रहा है, जिस वाद्य यंत्र को बजाते ही एक पूरे सभागार में एकदम खुशी का माहौल छा जाता है। चाहे वो सितार के तार है या तबला है या मृदंगम है या वीणा है, उस वाद्य यंत्र जो बना रहा है, आइए उसको भी शिक्षा जगत से जोड़ें। जब हम उसको शिक्षा जगत से नहीं जोड़ रहे हैं, उसकी अगली पीढ़ी इसको छोड़कर कुछ और कर रही है। दिस इज अ वेरी सीरियस थ्रेट टू आवर इंडियन म्यूजिक एंड कल्चर। वी कैन नॉट लेट इट हैपन। आइए उनका हाथ पकड़े, उनको स्कूल में ले जाएं, यूनिवर्सिटी में ले जाएं और उनको एक सम्मान का पद दें। असिस्टेंट प्रोफेसर का पद के लिए भी बोल रही हूं मैं। एक्सपर्ट तो हो सकते हैं ना, कंसल्टेंट तो हो सकते हैं ना। आप सोच सकते हो कि उसको साइंस नहीं आती है, आप सोच सकते हो उसको मैथमेटिक्स नहीं आती है, आप सोच सकते हो कि उसको कोई लकड़ी का जो किस तरह का लकड़ी सीजनिंग होती है उसको वो सेंस नहीं हो सकता जब तक आप नहीं सिखाएंगे, ये साइंटिस्ट नहीं सिखाएगा। हम कितना गलत सोचते हैं ना। अरे वो तो परिवार उसका इसी में रम गया है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो भी एक गुरु शिष्य परंपरा है। आइए उनका भी ध्यान करें, उनको भी अपने समाज का हिस्सा बनाएं। समावेशी शिक्षा हमको यही बताती है। इसलिए यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। अव्वल तो दिल में कीजिए पूजन गणेश जी, स्तुति फिर भी बखानिए धन धन गणेश जी। भक्तों को अपने देते हैं दर्शन गणेश जी, हर आन धान दीजिए सुमिरन गणेश जी। बहुत बड़ी एक कविता है, मैं इसके कुछ पंक्तियाँ लेकर आया हूँ। जो जो शरण में आया है कीन्हा उसे सनात, भव सिंधु से उबारा है दम में पकड़ के हाथ। यह दिल में ठान अपने और छोड़ सब का हाथ, तू भी नजीर चरणों में अपना झुका के माथ। हर आन धान दीजिए सुमिरन गणेश जी, देवेंगे रिद्ध सिद्धि और अनधन गणेश जी। नजीर अकबराबादी जी ने गणेश स्तुति। जैसा कि हम सब जानते हैं, संगीत एक कला है, सर्वश्रेष्ठ ललित कला। विज्ञान है, विद्या है, शास्त्र है, योग है, दर्शन है, जीविका का उपार्जन भी है और चिकित्सा पद्धति भी। इसलिए यह हर समय हर इंसान से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता है, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। संगीत के आविष्कार के विषय में विभिन्न ग्रंथों में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा यह है कि मैं बहुत शॉर्ट में चीज़ों को काटते हुए बोल रहा हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने देखा कि धरती पर इंसान नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित है, तो उन्होंने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गायन, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस का संचयन करके पंचम वेद के रूप में नाट्य वेद की रचना की।